नमस्कार। ज्ञान सागर की दुनिया में आप सभी का पुनः स्वागत है। पिछले की वीडियो को जितना प्यार स्नेह आपने दिया, आशा है इस वीडियो को भी आप सभी अपना प्यार स्नेह और आशीर्वाद देंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे दाब के बारे में। दैनिक जीवन में दाब का हम लोग उपयोग करते हैं, जाने अनजाने में। भले ही हमको यह न पता हो कि हम जिस वस्तु के संपर्क में हैं या जो वस्तु हमारे संपर्क में है उस पर हमारे द्वारा या उस वस्तु के द्वारा किसी न किसी रूप में दाब आरोपित किया जा रहा है। जब हम किसी वस्तु को उठाते हैं तो वस्तुओं का संपर्क हमारे हथेलियों से होता है, तो हमारे हथेलियों द्वारा उस वस्तु पर दाब आरोपित होता है। यह पेन है, इस पेन को जब हम लोग पकड़ते हैं तो हम उंगलियों के माध्यम से इस पेन पर दाब आरोपित होता है, तब यह पेन हमारी उंगलियों की सहायता से हवा में लटकता हुआ प्रतीत होता है। जब किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक खींचते हैं तो उसमें बल के साथ साथ हाथों के माध्यम से, पैरों के माध्यम से, शरीर की पेशियों के माध्यम से उस वस्तु पर बल आरोपित करते हैं, तब वह वस्तु एक स्थान से होकर दूसरे स्थान तक या तो जाता है या हमारी तरफ चला आता है। दाब को समझने के लिए हम लोग देखेंगे कि जब कोई व्यक्ति खाट पर क्षैतिज अवस्था में सोया हो, सो गया हो बिल्कुल उस पर, तो हम लोग देखते हैं कि खाट में जिन रस्सियों का निर्माण से जिन रस्सियों को लगाया गया है वह रस्सियां बिल्कुल नीचे की तरफ झुक जाती हैं। लेकिन वही खाट और उसी व्यक्ति को जब लंबवत खड़ा कर दिया जाता है तो देखते हैं कि उस खाट की रस्सियां पहले की तुलना में और ज्यादा नीचे धंसा हुआ प्रतीत होती हैं। अब यह सोचने का विषय है, तर्क का विषय है, आखिर यह स्थिति क्यों आई। वही खाट, वही व्यक्ति जब उस खाट पर सोया है तब उस खाट की रस्सियां नीचे धंसी हैं, लेकिन जब वह व्यक्ति उसी खाट पर लंबवत खड़ा हो जाता है और उसके पैर के माध्यम से उसका भार उस खाट की रस्सियों पर पड़ता है, तब वह पहले की अपेक्षा में और अधिक नीचे झुका हुआ प्रतीत होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पहली अवस्था में जब व्यक्ति खाट पर सोया था तो उसका पूरा शरीर उस खाट के संपर्क में था, लेकिन जब वही व्यक्ति उस खाट पर लंबवत खड़ा हो गया तब उस व्यक्ति का शरीर के केवल जो पैर हैं, नीचे का जो हिस्सा है वह उस खटिये के संपर्क में है, जिसके कारण उसका भार अधिक हो गया। अर्थात दाब को इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। और दाब की मान को बढ़ाया जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। कैसे? तो संपर्क क्षेत्रफल के मान को बढ़ाकर दाब के मान को घटाया जा सकता है और संपर्क क्षेत्रफल के मान को कम करके दाब के मान को बढ़ाया जा सकता है। कई इसके उदाहरण हैं, जैसे कील है। कील हमने देखा होगा, अगर लकड़ी का टुकड़ा है और इधर लकड़ी के टुकड़े से भी हम लोग इस पर वार करते हैं तो देखते हैं कि इस लकड़ी के टुकड़े में यह कील नहीं ढुक पाता है, अंदर नहीं जा पाता है, लेकिन यह कील अंदर होते हुए इसके बाहर निकल जाता है। ऐसी स्थितियां क्यों होती हैं? ऐसी स्थिति क्यों होती है कि दोनों लकड़ी के टुकड़े हैं, एक भी लकड़ी का टुकड़ा है और बी भी लकड़ी का टुकड़ा है, लेकिन एक से उस कील के जो चपटा भाग है जिसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल से, इस सिरे के क्षेत्रफल से
इसका क्षेत्रफल ज्यादा है, अगर उस पर लकड़ी से ही हम लोग आघात करते हैं, वार करते हैं, तो हम देखते हैं कि यह इसमें धंसता नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ यह भी लकड़ी का टुकड़ा है और इसका नुकीला भाग होने के कारण आसानी से लकड़ी में प्रवेश करके दूसरी तरफ निकल जाता है। क्यों? इस पेन को देखिए, इस पेन का यह भाग इसकी तुलना में नुकीला है। दोनों हथेलियों के बीच में अगर हम लोग रख के अगर दबाने का प्रयास करें, जोर से दबाने, बल आरोपित करने का प्रयास करें, तो हम देखेंगे कि यह एक तरफ धंस रहा है, अंदर गहराई तक चला जाएगा और दूसरी तरफ थोड़ा सा अंदर जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि यह देखिए, इस हथेली पर जो निशान बना है, यह जो निशान आप देख रहे हैं, अर्थात इतना इस पेन का इतना भाग ही हथेली के इतने संपर्क में है और दूसरी तरफ हथेली पर इस पेन का इतना भाग हमारे संपर्क में है। अर्थात यह हुआ कि इस हथेली में पेन के क्षेत्रफल इसकी तुलना में यह अधिक क्षेत्रफल में दाब डाल रहा है, इसलिए। और दूसरी तरफ देखते हैं कि यह मात्र इतने क्षेत्रफल में ही दाब डाल रहा है। तब इस पेन पर बल आरोपित करने पर जिधर इसका क्षेत्रफल कम इसके संपर्क में, हथेली के संपर्क में होगा, वह उससे आसानी से उसमें प्रवेश कर जाएगा, धंस जाएगा और दूसरी तरफ निकल जाएगा। ऐसा इसलिए क्यों हुआ? क्योंकि इन दोनों का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और हथेली का क्षेत्रफल, कम से कम भाग को यह लिया। अगर ठीक इसको पेन को उल्टा कर दें तो यह अब इस हथेली में आसानी से प्रवेश कर जाएगा जिधर इस पेन का नुकीला भाग है। ठीक यही स्थिति कांटे की भी है। दीवार में अगर कील लगाते हैं, यही स्थिति है। दीवार में कील को ठोकने पर आसानी से इसलिए प्रवेश कर जाता है क्योंकि उसका दूसरा सिरा उसके नुकीले भाग की तुलना में अधिक चौड़ा और अधिक क्षेत्रफल का होता है। अधिक क्षेत्रफल के होने के कारण उस पर आघात करने से उसके विपरीत जो उसके नुकीले भाग हैं, वह मिट्टी में, दीवार में, लकड़ी में, कागज में आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि क्या दैनिक जीवन में हमारा और क्या क्या उपयोग है। हम अपने घरों में देखते हैं कि घर में जो भोजन बनता है कुकर में, प्रेशर कुकर में, वह दाब के कारण ही आसानी से और जल्दी बन जाता है। साइकिल का उपयोग हम लोग करते हैं यातायात के साधन में, मोटरसाइकिल का उपयोग करते हैं, जितनी भी वाहन की गाड़ियां हैं उनका उपयोग करते हैं। क्या हमने कभी इसके बारे में जानने का यह प्रयास किया कि जो उसके चक्के हैं उनमें टायर जो लगे रहते हैं और टायर के अंदर जो ट्यूब होता है उसमें क्या डाला जाता है? वायु। और वह वायु उस पर दाब डालता है जिसके कारण साइकिल पर जितना वजन रखते हैं उस वजन को आसानी से ढोकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। कभी आप साइकिल के हवा को निकालकर और फिर उस पर बैठ के चलने का प्रयास कीजिए, देखिए आपको कितनी मशक्कत और कितने तकलीफ का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति आएगी कि आपके माध्यम से वह साइकिल नहीं चल पाएगा। हाँ, एक बात और, जितने बड़े वाहन हैं उन वाहनों में बड़े बड़े टायरों का उपयोग किया जाता है। खेत की जुताई हम लोग करते हैं तो ट्रैक्टर से की जाती है। देखा है आपने, ट्रैक्टर के चक्के बड़े होते हैं और मोटे के साथ साथ चौड़े भी होते हैं, इसलिए क्योंकि वह गीली मिट्टी पर अधिक से अधिक क्षेत्रफल में दबाव डाल सकें। अगर वह पतला रहेगा तो मिट्टी में गहराई तक अंदर चला जाएगा और ट्रैक्टर फंस जाएंगे। ठीक यही स्थिति है भारी वाहनों में। भारी वाहनों में आपने देखा होगा कि कई चक्के लगे होते हैं और कई चक्कों के माध्यम से ही
वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामानों को आसानी से ढोकर लेकर जाते हैं। यह हुआ हमारे दैनिक जीवन में उपयोग करने वाले वस्तुओं का प्रभाव। इसके बाद हम लोग जानेंगे द्रव तथा गैस द्वारा लगाया गया दाब। क्या द्रव भी दबाव डालते हैं? क्या गैस भी दाब डालते हैं? कैसे? आइए जानने का हम लोग प्रयास करें। एक जल से भरी हुई बाल्टी लेंगे या कोई पात्र लेंगे, उसमें जल भर लेंगे। इसके बाद एक टेनिस का बॉल लेंगे जो मुलायम हो, जिसको निचोड़ा जा सके। इसके बाद सुई की सहायता से इस गेंद में यत्र तत्र जहां तहां चारों तरफ हम लोग छिद्र कर देते हैं। छिद्र करने के बाद हम लोग उस गेंद को दबाएंगे, अपनी अंगुलियों में पकड़कर दबाएंगे। क्यों? इसलिए कि जहां निर्वात होता है, हम समझते हैं कि यहां कुछ भी नहीं, निर्वात है, वहां वायु भी मौजूद हो जाता है। जब हमने छिद्र किया इसमें, तो यहां आसपास के वायु के कण इसके अंदर चले गए और इसको इसके अंदर वो अपना जगह बना लिया। उंगलियों से, हथेलियों से, पंजों से इस बॉल को दबाकर निचोड़ लेंगे ताकि इसके अंदर वायु मौजूद न हो। और उसी रूप में दबा के ही इस गेंद को जब पानी में डालकर छोड़ते हैं, तो हम देखते हैं कि गेंद को छोड़ने के बाद इस गेंद में पानी भर आया और बुलबुले निकलने लगे। जैसे ही बुलबुले निकलने समाप्त हो जाएंगे, हम लोग इस बात को मान लेंगे, निश्चिंत हो जाएंगे कि इस गेंद में अब वायु नहीं बल्कि क्या भर गया? जल भर गया। तो इस गेंद को बाहर निकालेंगे। इस गेंद को हम लोग बाहर निकालेंगे और फिर इसको निचोड़ने का प्रयास करेंगे, दबाएंगे, अपने पंजों से दबाएंगे, तो देखेंगे कि इसमें से, इन सारे छिद्रों से, चाहे वह छिद्र किसी दिशा में हो, ऊपर नीचे आगे पीछे बीच में, उन छिद्रों से, हर छिद्रों से जल तेजी से बाहर निकल रहा है। अर्थात जल भी सभी दिशाओं में एक समान बल आरोपित करता है, दाब आरोपित करता है। और एक दूसरा उदाहरण लेंगे। जैसे हम लोग एक बोतल लेते हैं और उस बोतल को टेबल या मेज पर रख लेते हैं। इसके बाद उस बोतल के में पानी डाल देते हैं, पानी भर देते हैं। पूरा जब बोतल को पानी भर देंगे, तो हम लोग उसके ऊपर के ढक्कन को बंद कर देंगे। बोतल में निश्चित दूरी पर हम लोग छिद्र करके उसमें पाइप लगा देंगे, छोटा पाइप लगाएंगे निश्चित दूरी पर। देखिए, एक को मान लेते हैं ए, दूसरे को मान लेते हैं बी और तीसरे को मान लेते हैं सी। 3 पाइप लगा दिया हमने और बारी बारी से या एक साथ भी हम लोग खोल के, और जो जल खोलने के बाद जो जल गिरेगा, इसको हम लोग बंद रखते हैं। जो जल गिरेगा उसको हम पाठ्यांक उसको नोट करेंगे कि वह कहां गिर रहा है जल। पहले को हमने खोला तो देखा कि कुछ दूरी जाके वह गिर रहा है जल। दूसरे को भी हमने खोला तो देखा कि इससे आगे जाके वह गिर रहा है। और तीसरे को जब हमने खोल के देखा तो यह देखा कि सबसे अधिक दूरी पर गिर रहा है। आखिर यह स्थितियां क्यों है? देखिए आप,
आप प्रयोग करके देख सकते हैं कि बोतल के जब तीनों बिंदुओं में पाइप लगाकर और एक साथ जब तीनों को खोलते हैं तो तीनों के द्वारा, तीनों के माध्यम से पानी बाहर आता है। यहां सर्च करने वाली बात यह है कि हम लोग देखेंगे कि सी बिंदु द्वारा जल जो गिर रहा है वह बोतल से कितनी दूरी पर गिर रहा है, बी द्वारा जो पानी बाहर निकल रहा है वह बोतल से कितनी दूरी पर निकल रहा है, और ए द्वारा जो पानी निकल रहा है वह बोतल से कितनी दूरी पर निकल रहा है। हम इसको माप भी सकते हैं। तो देखेंगे कि जो नीचे, सबसे नीचे है, जो बोतल के पेंदे के समानांतर छिद्र बना हुआ है बिंदु ए, उसके द्वारा तय की गई दूरी बोतल से सबसे अधिक है और सी बिंदु द्वारा तय की गई दूरी सबसे कम है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि यहां एक लेयर बन जाता है और यह लेयर, इसके ऊपर सी बिंदु के ऊपर मात्र इतने जो जल हैं, इनके जल के द्वारा दाब आरोपित किया जाता है, तो वह द्रव सी बिंदु से होकर बाहर निकल आता है। लेकिन इसके लेयर की मात्रा कितनी है? तो इसके लेयर की मात्रा बी के लेयर से और ए के लेयर से कम है, इसलिए इसके द्वारा लगाया गया दाब का मान कम होगा और यह कम दूरी तय करते हुए नीचे गिरेगा। इसकी तुलना में बी बिंदु को अगर देखें तो यहां से लेकर और यहां तक जल का भार इसके ऊपर पड़ता है, इसलिए जल जब दबाव डालता है अधिक आयतन होने के कारण, तो यह सी की तुलना में अधिक दूरी तय करता है। और नीचे ए, बोतल में भरे जितने जल हैं वह सब मिलकर इस पर दाब डालते हैं, जिसके कारण यह अधिक तेजी से अधिक दूरी तय करते हुए पानी बाहर निकलता है। अर्थात ए बिंदु पर लगने वाला दाब का मान जल के द्वारा अधिक होता है और सी बिंदु पर लगने वाला जल का मान, जल का दाब कम होता है, इसलिए यह कम दूरी तय करता है। अब हम लोग चर्चा करते हैं वायु तथा वायुमंडल। क्या वायु दाब डालता है? तो जी हां, वायु स्थान भी गिरता है, दाब भी डालता है। वो कैसे? तो उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि एक बाल्टी लेंगे और इस बाल्टी में जल भर देंगे। बाल्टी में जल भरने के बाद एक गिलास लेंगे और उस गिलास के पेंदे में हम लोग रुआ या कागज का टुकड़ा या रुमाल फंसा देंगे और ठीक उल्टा करके इस पानी से भरी बाल्टी में इस गिलास को डुबोते हैं। कुछ समय रखने के बाद जब गिलास को बाहर निकालते हैं हम लोग, तो देखते हैं कि गिलास के पेंदे में जो हमने रुमाल, रुई या कागज का टुकड़ा फंसाया था वह भींगा नहीं है। क्यों? इसलिए कि वायु उसमें भरा था, वायु स्थान घेरता है। वायु जब इसमें हमने इसको डाला इसमें, तो इसमें वायु के कण मौजूद हैं और यह पानी को अपने अंदर घुसने नहीं दिए, दबाव डाले, जिसके कारण पानी उस गिलास के अंदर आसानी से नहीं ढुक पाया। और पुनः जब लंबवत करके गिलास को बाहर हमने निकाला तो देखा कि उसमें हमारे द्वारा लगाए गए रुमाल या कागज के टुकड़े भींगे नहीं हैं, बल्कि पूरी तरह सुरक्षित है। इसका मतलब यह हुआ कि वायु भी स्थान घेरता है और दाब डालता है। आइए हम लोग बात करते हैं वायुमंडल का। वायुमंडल वायु से भरा हुआ एक विशाल मंडल है, जहां पशु भी रहते हैं, पृथ्वी के ऊपर पशु भी रहते हैं, मनुष्य भी रहते हैं, पेड़ पौधे भी हैं, कीट पतंग हैं। इनका जीवन तभी संभव है जब वायुमंडल है। लेकिन वायुमंडल दाब भी डालता है। कितना दाब डालता है कि हम लोग इतने दाब से, इतने भारी वायु के दाब से दबकर मर क्यों नहीं जाते? क्यों? ये सोचने का विषय है। अगर नहीं मरते तो फिर कौन सा कारण है और कितने वायु के द्वारा
हमको दबाया जा रहा है। अगर किसी व्यक्ति या किसी जीव के सर का व्यास 15 सेंटीमीटर, या इस तरह से समझे कि 15 सेंटीमीटर लंबा, 15 सेंटीमीटर चौड़ा, अगर किसी व्यक्ति की शरीर के अग्रभाग, ऊपर के भाग का हिस्सा है, तो उस पर लगने वाला वायुमंडलीय दाब 250 किलोग्राम होगा, 225 किलोग्राम होगा। कितना होगा? 225 किलोग्राम। इतने वायु के स्तंभ के द्वारा जीव दबाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जीव जीवित है। ऐसा इसलिए क्योंकि जीवों के अंदर भी एक बल कार्य करता है जो उसको अंदर से बाहर की ओर धकेलता है, जिसके कारण वायुमंडलीय दाब का मान और शरीर के अंदर लगने वाले दाब का मान शून्य हो जाता है, जिसके कारण इसका आभास हम सभी लोगों को, हम सभी जीवों को अनुभव नहीं हो पाता है। इसके बाद है एक उत्प्लावन बल। देखा होगा आप लोगों ने, जब नदी में या तालाब में या पोखरे में किसी वस्तु को जब हम लोग डुबोते हैं, मान लीजिए पत्थर का टुकड़ा है, हमें डुबोया, तो यह पत्थर का टुकड़ा जल में डूबने के बाद देखते हैं कि यह हल्का प्रतीत होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि जल के द्वारा भी एक बल लगाया जाता है जो ऊपर मुखी की तरफ होता है, ऊपर की ओर धकेलता है, और इस ऊपर मुखी बल को ही उत्प्लावन बल कहते हैं, और यह पूरी प्रक्रिया उत्प्लावनता कहलाती है। क्लियर? जब भी कोई वस्तु को हम लोग पानी में भी डालें तो पृथ्वी अपने बल के कारण उस वस्तु को खींचती है, जिसके कारण वह वस्तु नीचे की तरफ जाता है। लेकिन जल की ऐसी प्रवृत्ति है कि जल में जब आप किसी वस्तु को डुबोइएगा तो जल उस वस्तु को आसानी से अपने अंदर डूबने नहीं देती है, बल्कि उसको ऊपर की तरफ ढकेलती है, जिसे ऊपरमुखी बल कहा जाता है, और यह पूरी प्रक्रिया उत्प्लावनता कहलाती है। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा और आप सभी इसे लाइक, कमेंट और इस पर शेयर निश्चित रूप से करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।